नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में हम बाढ़ की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ का कहर कुछ कम हुआ है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के साथ साथ लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। चंदौली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में सैकड़ों मगरमच्छों ने हमला बोल दिया है। चंदौली में मगरमच्छों के हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। यूपी के चंदौली में बाढ़ के बाद मगरमच्छों का सबसे बड़ा हमला। चंदौली के कई गांवों में दर्जनों खूंखार मगरमच्छों ने डाल रखा है डेरा। पहले बर्बादी बनकर आई बाढ़ और अब मौत बनकर आए हैं आदमखोर मगरमच्छ। चंदौली के गांव बरौछी में मगरमच्छ के पकड़े जाने से मचा हड़कंप। मगरमच्छों से बचने के लिए गांव वाले वन विभाग के साथ दे रहे हैं गश्त। मगरमच्छों को पकड़ने के लिए नदियों के किनारे लगाए गए हैं पिंजरे। यूपी के चंदौली में उफनती गंगा का कहर थमा तो गांव पर मगरमच्छों ने बोल दिया हमला। कई गांवों से मगरमच्छों के हमले की खबरें आ रही हैं। हमले के बीच चंदौली के बरौछी गांव में एक मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा तो उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। गांव में शिकार तलाशने के इरादे से दाखिल हुए मगरमच्छ के इरादे देखकर गांव वाले डर गए। ये बाढ़ आने की वजह से ये मगरमच्छ कुछ नदियों में आ गए हैं और पानी अब कम हो रहा है, बाढ़ का पानी, तो इसके वजह से खेत के तरफ ये मगरमच्छ गांव की तरफ जा रहे हैं। बरौछी गांव के लोग खुशकिस्मत थे कि कोई इस मगरमच्छ का शिकार नहीं बना, लेकिन सिकंदरपुर में मगरमच्छों के हमले में एक शख्स की करीब 2 हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। गांव वालों ने मोबाइल से उस मगरमच्छ की फोटो खींच ली थी। गांव वालों के मुताबिक बाढ़ के साथ दर्जनों मगरमच्छ गांव में घुस आए हैं। इस नदी में कुछ दिन पहले एक मगरमच्छ के हमले में जीतू मल्लाह की डेथ हो गई। 1 हफ्ते पहले फिर वही मगरमच्छ एक दिलशाद खान है, पुल के पास, नदी के पास, वो वहां पर शौच के लिए गए थे, इस दौरान उनको दौड़ा लिया। गांव के जीतू मल्लाह को इसी पानी में छिपे मगरमच्छ ने निशाना बनाया था। लोगों के सामने ही मगरमच्छ जीतू को गहरे पानी में खींच ले गया। इस घटना के बाद से ही लोग पानी के पास जाने से खौफ खा रहे हैं। हम लोग भागे भागे गए वहाँ पे, तो घटनास्थल पर गए तो तब तक पानी में लेकर मगरमच्छ पिताजी को हमारे वो मार डाला था। वन विभाग के मुताबिक नदियों में जलस्तर कम होने के बाद मगरमच्छ शिकार की तलाश में गांव की ओर बढ़ रहे हैं। चावल की खेती के लिए मशहूर चंदौली में इन दिनों खेतों में पानी भरा हुआ है। दलदली मिट्टी और पानी की वजह से मगरमच्छ आसानी से इसमें छिप जाते हैं। मगरमच्छों के खौफ से लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। हमारी टीम नदियों और गांव की तरफ पूरा एकदम लगी है गश्त में कि कहीं भी ऐसा सूचना मिल रहा है, हम लोग जाकर के तुरंत वहां पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों को पूरी सूचना दी गई है कि आप लोग जो है नदी की तरफ न जाएं। बर्बादी की बाढ़ के साथ आए दिन बिन बुलाए मेहमानों की वजह से न तो गांव वाले दिन में खेतों में काम कर पा रहे हैं और न ही रात में चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कुदरत की मार से तो किसी तरह बच गए, लेकिन अब इस मुसीबत से वो कैसे निपटें। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, लेकिन यहां पर बाढ़ के बाद राहत सामग्रियों के बंटवारे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बाढ़ राहत के साथ ही वोट बैंक को भी साध रही है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता जो राहत सामग्री बांट रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। यही तस्वीर विवाद की वजह है। वाराणसी में बाढ़ की ये तस्वीरें चंद रोज पुरानी हैं। बाढ़ ने काशी में ऐसा प्रकोप मचाया कि लोग त्राही त्राही करने लगे। पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की ये तस्वीरें तेजी से बदल रही हैं। अब गंगा के तेवर थोड़े नरम पड़ गए हैं।
पानी निचले इलाकों से निकलने लगा है, लेकिन पानी निकलने के साथ ही लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बाढ़ में बर्बाद हुए लोग अब दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। इन तरसते लोगों की मदद के लिए सरकार समेत तमाम संस्थाओं ने हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन इस साल यूपी में चुनाव होने की वजह से बाढ़ पीड़ितों की मदद सियासत की भेंट चढ़ गई है। कांग्रेस ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की है कि राहत सामग्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें क्यों लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री जी को इतना शौक अपना फोटो लगा बंटवाने का, तो पूरा बलिया से लगा पूरे देश में, बिहार से लगा के और पूरे चले जाए एकदम इधर इलाहाबाद से लगाए आगे तक, जहाँ तक बाढ़ की विभीषिका है, चंदौली, हर जगह उनका फोटो लगा के बांटा जाए। ये केवल बनारस में कर रहे हैं, केवल इसलिए लोकसभा है उसका फायदा लेने के लिए कि हमको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। ये निश्चित तौर से ये मानसिकता ठीक नहीं है। कांग्रेसियों को इस बात पर भी आपत्ति है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री गुजरात से क्यों भेजी गई है। क्या ये सामग्री वाराणसी में नहीं मिल सकती थी? गुजरात से मंगा के भेज रहे हैं, गुजरात से सामान आया है। क्या बनारस में वो सामान उपलब्ध नहीं है? बनारस में सामान उपलब्ध नहीं है, बनारस के मार्केट से खरीद कर नहीं बांटा जा सकता। वो गुजरात से सामान आ रहा है, वो एनजीओ भेज रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भेज रही हैं। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं, बल्कि सामग्री दान में देने वालों ने लगाई हैं। हम लोगों की ऐसी मंशा नहीं है। हम तो बाढ़ राहत में सहायता के पीड़ितों के लिए जो काशी की जनता हमको दे रही है, गुजरात से जो सामान आ रहा है, उसको हम लोग उनके लिए केवल वितरित करने का काम यहाँ से कर रहे हैं। बीजेपी बाढ़ के बहाने पब्लिसिटी के आरोपों को भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। हालांकि विरोधियों को इस बात की चिंता खाए जा रही है कि बाढ़ में राहत सामग्री के बहाने बीजेपी सियासी बढ़त न ले ले। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। यूपी में चुनाव से पहले सभी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ के सवाल पर आज आजम खान ने ऐसा बयान दे दिया कि पार्टी के नेता भी असहज हो गए। आजम ने समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज बता दिया। दूसरी तरफ बुलंदशहर कांड को राजनीतिक साजिश बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को डांटा, कड़ी फटकार लगाई। हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं तो है ना, जब शिप में, पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान बोल तो रहे थे समाजवादी पार्टी के बागियों पर, लेकिन उनका निशाना कहां था बताने की जरूरत नहीं। आजम ने सेल्फ गोल करते हुए खुद की पार्टी को ही डूबता जहाज करार दे दिया। देखिए, हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं तो है ना, जब शिप में, पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो अब ऐसे लोगों को जिन्हें ये खदशा अंदेशा होगा कि उन्हें शायद टिकट न मिले तो भागेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान मचा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ अमर सिंह पार्टी में अपनी पुरानी हैसियत के लिए तिकड़म भिड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमर सिंह के पार्टी में आने से सबसे ज्यादा कोई असहज है तो वो है आजम खान। लिहाजा बेबाक आजम बेबस नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में कह दिया कि वो डूबता जहाज है। क्या बात, क्या है डूबता जहाज? डूबता जहाज भैया, आप जो चाहो कह दो। आप आजम की मुश्किलें आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी बढ़ा दी। बुलंदशहर कांड पर बेतुके बयान के लिए अदालत ने आजम के साथ ही समाजवादी पार्टी को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट के फैसले पर आजम सीधे तो कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन वो आज भी अपने बयान पर कायम है। कोई अगर पीड़िता ये समझती है कि हमने उसके जज्बात के खिलाफ कहा है तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमने तो बस इतना कहा, तब भी, अब भी कहेंगे और आगे भी कहेंगे कि एक दिन में 5 वारदात एक ही किस्म की हुई, एक ही तरह की। तो सरकार का ये दायित्व बनता है और सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री की हैसियत से मेरा व्यक्तिगत दायित्व बनता है कि मैं ये जानकारी लूं कि इसके पीछे का सच क्या है।
पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उथल पुथल की खबरें आ रही हैं, उसके बाद आजम खान का पार्टी को डूबता जहाज कहना साफ इशारा है कि पार्टी में आने वाले समय में सियासी उठापटक और तेज होगी। आज तक ब्यूरो। और अब खबर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के अजीब व गरीब बयान या नसीहत की। आगरा में मीडिया को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने विदेशी सैलानियों, खासतौर से विदेशी महिलाओं को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाया। कहा कि वो भारत में स्कर्ट न पहने और न ही देर रात बाहर निकलें। क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। तो आप 6 से लीजिए। तीसरा बता तो सुना आपने, ये है देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा। इनकी नसीहत तो देखिए, ये विदेशी सैलानियों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पता नहीं इन्होंने कहां से तालीम ली जिसमें यह कहा गया है कि भारत में लड़कियां स्कर्ट न पहने, लेकिन ये विदेशी सैलानियों को सलाह दे रहे हैं कि भारत आएं तो स्कर्ट न पहने। क्या आपने सुना है किसी देश के पर्यटन मंत्री पर्यटन का प्रचार ऐसे करते हों, सैलानियों को बताते हों कि वो रात में बाहर न निकलें, स्कर्ट न पहने? हैरानी है कि कानून व्यवस्था सुधारने के बदले सैलानियों को मंत्री जी ऐसी नसीहत दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देश में सैलानियों की संख्या बढ़े। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। एक कार्ड है उसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। दूसरा उसमें हमने ये लिखा है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है जहां आपका मंदिरों का पहनावा, इस तरह के पहनावे अलग अलग है, कृपया उनके अनुसार अपना ड्रेस कोड रखें। ताजनगरी आगरा में जब मीडिया ने स्कर्ट वाले बयान की ओर ध्यान दिलाया तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि विदेशियों के किट में बताया गया है कि वो भारत में क्या करें क्या ना करें। मंत्री ने समझाने की कोशिश की कि वो तो विदेशियों के भले की बात कर रहे हैं ताकि देश में उनके साथ कुछ अनहोनी न हो। तो विदेश से आने वाले पर्यटकों को के कपड़ों के ऊपर भी कोई मतलब ध्यान देने वाली बात है क्या? कि आप ये स्कर्ट पहनिए? कपड़ों पे हम उनके कपड़ों पर नहीं कह रहे हैं, हमने उनके ऐसा कोई शब्द उनके लिए नहीं कहा क्या पहने क्या ना पहने, लेकिन जैसे हमने उनका रात के टाइम अगर आप अकेले में निकलते हैं तो आप ध्यान कर निकलें। और ये जैसे उसकी टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी का फोटो ले लें, फोटो को ट्रांसफर कर दें। हम किसी के कपड़े और किसी की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सोच को बदलने के लिए हम अधिकृत नहीं है। निर्भया कांड के बाद जब कई देशों ने अपने भारत जाने को लेकर नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया था कि वो देर रात बाहर न निकलें, दूर दराज के इलाकों में न जाएं, तब सरकार ने बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भारत में विदेशी सैलानी महफूज है, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ कानून का शासन है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।